हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी सिलेबस 2021 की डिटेल चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और बुक्स क्या होनी चाहिए। अर्थात इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक, जो कि एक पेपर होता है, मात्र एक पेपर होता है प्रीलिम्स में। कई सारे एग्ज़ाम जो हैं लाइक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, उसमें जो प्रीलिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पेपर के होते हैं। एक तो जनरल स्टडीज़ का होता है, दूसरा पेपर होता है सीसैट का। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो आपको पेपर होगा और वो होगा मात्र एक पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और मार्क्स की जो संख्या होती है वो होती है 150। 150 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी उतने ही होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है। तो ये चीज़ आपके सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है वो उसका पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की बात है तो इसका डिटेल वीडियो बना के बीपीएससी अड्डा पर डाला हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैं इतना आश्वस्त करूँगा आपको, जो रणनीति उसमें बताया हुआ है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। अगर आप रिलीजियसली फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। रिलीजियसली कहने का मतलब ये होता है, कई बच्चे क्या होते हैं कि बताए हुए रास्ते पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलते हैं, उसके बाद उनका अपना दिमाग चलने लगता है और फिर वहीं पर वो प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप कोई भी प्लान ले लीजिए, आप उस स्ट्रैटेजी को देख करके आप अपना प्लान बनाइए, उसके बाद अपनी रणनीति के अनुसार एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो चलिए, तभी इस तरह का एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए बीपीएससी निकालना। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी बीपीएससी स्ट्रैटेजी करके दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल है BPSC_अड्डा, आप वहाँ से इन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मेंस और इंटरव्यू की चर्चा करेंगे। तो आज जितने भी सिलेबस मेंस का है उसको हम देखेंगे और उसके लिए क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए उसे भी देखेंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स को डाउट्स थे कि मेंस की तैयारी के लिए जो पैटर्न और सिलेबस है वो क्या होगी। मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि इसके बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी इसके बाद अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो बेहिचक आप हमसे कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं। आपकी हेल्प हमेशा की जाएगी आपकी अंतिम जर्नी तक। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बीपीएससी अड्डा आपके साथ है। किसी भी तरह का कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर, प्रतिक्रिया सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्या होनी चाहिए मेंस की रणनीति और क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, हम साथ साथ उसको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंस की जो सिलेबस है वो क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बुक्स को भी बताते चलेंगे। तो आप जब बैठ रहे हैं तो आप अपना पेन और कॉपी अर्थात नोटबुक लेके बैठे, सो दैट जो मैं बताऊं आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके आप वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए, ये जो सिलेबस है बिहार गजट में प्रकाशित हुआ है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित ये सिलेबस है। ये जो सिलेबस अगस्त 2017 में प्रकाशित हुआ था बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब इसका डिटेल में कवरेज बता दूं। प्रारंभिक परीक्षा का जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उसका अलग वीडियो बना हुआ है तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। इसके सिलेबस को सबसे पहले समझिए, उसके बाद ही आप कुछ तैयारी कर सकते हैं। और अब अपनी जर्नी
प्रीलिम्स कम मेंस रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस कभी मत कीजिए। अगर आप प्रीलिम्स पर सिर्फ फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जो क्या होगा वो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। तो जब भी आप तैयारी करना शुरू करें, प्रारंभ करें, तो आप मेंस के आधार पर ही शुरू करें। तो चलिए देखते हैं। अब आइए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा होता है, जो पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपका होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में कुछ विषय जो हैं आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से विषयों का आपका एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम होता है वो होता है सामान्य हिंदी का। टोटल 4 पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी का, जो कि 100 अंक का होता है और आपको वो जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस 100 अंक में आपको क्या करना है? सामान्य हिंदी में क्या जो आपका स्कोर होगा, आप जो स्कोरिंग करेंगे, क्या मेरिट में जुटेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। जो सामान्य हिंदी होता है उस सामान्य हिंदी में टोटल 100 अंक में आपको मात्र 30 अंक लाने हैं। 30 अंक आपको क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है। आपको पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें, सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स, और ये अनिवार्य है। आप अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका जो अगला विषय है 3, उसका कॉपी नहीं चेक होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप हिंदी में फेल कर जाते हैं तो आगे का सब्जेक्ट आपका चेक नहीं होगा। तो इसीलिए इसको पास करना है, मात्र पास करना है 30 नंबर। इसके अंकों का जो आपके मेधा सूची बनेगा उसमें समायोजन नहीं किया जाएगा, अर्थात उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप 70 नंबर ले आते हैं तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी को आप शुरू से लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा उसके 10 दिन 20 दिन पहले आप इस हिंदी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो बात रही हिंदी की, जिसकी तैयारी की रणनीति आपको अभी से करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपकी जो प्रारंभिक चरण से है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो हमारा मेन फोकस एरिया है वो है सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और एक तीसरा होता है आपका ऑप्शनल विषय अर्थात ऐच्छिक विषय। तो वो भी 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य परीक्षा होता है, जस्ट होल्ड ऑन, जो मुख्य परीक्षा होता है वो कितने नंबर का होता है? 1000 का होता है, ठीक है। ठीक है, इन 1000 मार्क्स में आपको कितने नंबर मेधा सूची के लिए चाहिए? अर्थात मेधा सूची में जो आपको एग्जाम होगा मेधा सूची के लिए वो 900 का होगा। अब ये 900 जो होंगे ये पेपर 1 का 300, पेपर 2 का 300 और ऑप्शनल का अर्थात ऐच्छिक विषय का 300। समझ में आ रहा है? टोटल 900। और ये प्रत्येक पेपर का जो समय अवधि होगा वो 3-3 घंटे का होगा। अब हम एक एक कर देखेंगे कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 में क्या होना चाहिए, सामान्य अध्ययन पत्र 2 में क्या पढ़ना है और ऐच्छिक विषय आपका क्या होगा, अर्थात किसे ऐच्छिक विषय कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ऐच्छिक विषय से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 की चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ऐच्छिक विषय होता है उसमें टोटल अभी तक जो दिए हुए सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, इस तरह से आपको दिया हुआ है, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थात वो सारे सब्जेक्ट जो आप ग्रेजुएशन जिससे करते हैं वो सारे का लिस्ट इसमें दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुनते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे का इतिहास भी होगा, किसी बच्चे का गणित भी हो सकता है, किसी बच्चे का दर्शन शास्त्र भी हो सकता है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग ऑप्शनल होता है अर्थात ऐच्छिक विषय होता है। तो आपका जो पेपर होगा, मान लेते हैं किसी ने भूगोल लिया कि सर मेरा ऑप्शनल भूगोल है, तो उस बच्चे का क्या होगा, इसमें एक पेपर आपका एग्जाम होगा, एक पेपर का एग्जाम होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। एग्जाम का पार्ट 2 होता है, पेपर में
पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट 1 में इंडियन ज्योग्राफी होता है और पार्ट 2 में वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। तो इसी तरह से आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, आप कोई भी विषय लीजिएगा उसमें 2 पार्ट होंगे और टोटल मार्क्स की संख्या होगी 300। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब ऑप्शनल की हम यहाँ कवरेज नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि हर एक ऑप्शनल के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो अगर हर एक ऑप्शनल को हम कवर करने लगें तो समझ सकते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शनल का सिलेबस आपको खुद, मैं जैसा कि बताया कि इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारा मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सिलेबस सेक्शन है, सिलेबस सेक्शन के अंतर्गत आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप वहाँ से सिलेबस अपने पास रखिए। एक चीज़ और जो खास बात मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले 2 दिन सिलेबस को जरूर दीजिए। फर्स्ट 2 days यू हैव टू गिव टू योर सिलेबस। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि 2 दिन सिलेबस को जरूर दें। जब तक आपको सिलेबस याद नहीं हो जाता है कंठस्थ, जब तक आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि कोई बुक नहीं खरीदेंगे या किसी भी बुक को टच भी नहीं करेंगे। अगर आप इतना करने में सक्षम हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी रिजल्ट 100% अर्थात 100% आपका रिजल्ट होगा। अगर आपका कमांड सिलेबस पर है तो आपको रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। आपको सिलेबस खुद, आपको किसी से मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं है तैयारी के लिए। सिलेबस खुद आपको लीड करने वाला है, आपको खुद प्रेरित करेगा कि यस आज ये चीज़ पढ़ना है, बिकॉज दिस इज द टॉपिक गिवन इन सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आपकी जो तैयारी है वो फिर किताबें आपको खींचेगा, और जब किताबें खींचना शुरू करेगा तो मैं जैसा कि बताया है कि किताबों का अंबार लगना शुरू हो जाएगा। जब भी आप किताब की दुकान पर जाएंगे, बुक शॉप पर जाएंगे, एक किताब खरीद लेंगे, क्योंकि उसका कवर देखकर इतना स्टूडेंट आकर्षित हो जाता है उसके प्रति, क्योंकि उसे मालूम नहीं चलता है कि सिलेबस में है क्या और जो हम बुक ले रहे हैं वो है क्या। उसके दोस्त ने बोल दिया कि ये किताब अच्छा है तो बस वो अच्छा है, जबकि अगर आपको सिलेबस मालूम होगा तो अगर आपका दोस्त बोल भी रहा है तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यार इसमें वो टॉपिक्स नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात रही कि आपको क्या करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो पेपर 2 का, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण तो आपको मालूम ही है कि 120 नंबर का होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अब हम पेपर 2 की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 की चर्चा कर लेते हैं। आइए, हिंदी का तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, या थोड़ा सा और बता देता हूँ हिंदी के लिए जो क्या क्या पूछे जाते हैं। अब देखिए, समान हिंदी में टोटल जो जैसा कि 100 नंबर का होता है, तो मैंने बताया था कि 100 नंबर में आपको 30 नंबर अर्थात 30 नंबर लाने हैं, 30% आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, इस 30% मार्क्स में अब आपको क्या है कि 30 अंक तो आपको निबंध का हो गए। ठीक है, 100 अंक में से 30 अंक निबंध का हो गए और 30 अंक व्याकरण का हो गया। तो इतना भी अगर आप कर देते हैं, इतना छोड़ दीजिए। अब देखिए, संक्षेपण है 15 अंक का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहाँ संक्षेपण करने होते हैं। तो अगर संक्षेपण आप कर दिए 1/3, अगर आप इसको लिख दिए, तब भी आप कुछ भी नहीं जानते, तभी इसमें आपको 7 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर वाक्य विन्यास 25 नंबर का वाक्य बनाने हैं। फिर उसके बाद व्याकरण 30, जो व्याकरण में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम यही सब आता है, विशेषण यही सब आता है, सुधारण उसमें दिया हुआ रहेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसे साधारण प्रस्तुत करें, इस तरह का प्रश्न रहता है। बहुत सिंपल प्रश्न रहता है। तो निबंध 30, तो ये काफ़ी इजी है, हिंदी पेपर के लिए उतना वरी नहीं होना है। अब आइए हम समान अध्ययन पत्रों को देख लेते हैं, जो मेन हमारा है समान अध्ययन पत्र। तो समान अध्ययन पत्र में आता है समान अध्ययन पत्र 1 और समान अध्ययन पत्र 2। इस समान अध्ययन पत्र में 1 में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 में जो आपको पढ़ना है वो है सबसे पहले आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति।
अब मैं आपको बता दूं कि आधुनिक इतिहास जो आप पढ़िएगा वो और भारतीय संस्कृति जो पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें जो है आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़िएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस तरह का क्वेश्चन रह सकते हैं। अर्थात मौर्य आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस कीजिए। या लाइक इस तरह से रहेगा कि पटना कलम पेंटिंग की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। इस तरह का प्रश्न आपको मिल सकता है। तो जो पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग है, ये सारे के सारे क्या है, बिहार का मतलब फेमस पेंटिंग है। या मौर्यन आर्ट है, तो आपको मालूम है कि जो यहाँ टॉपिक रिलेवेंट है वो कौन कौन से होते हैं, वो सब की चर्चा हम कर देंगे। तो आपको जो भी पढ़ना है यहाँ आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर सपोज दैट क्वेश्चन आता है आधुनिक इतिहास से, तो आधुनिक इतिहास में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे 1857 की क्रांति ले लीजिए। 1857 की क्रांति अगर आता है तो रहेगा कि बिहार का जो योगदान है 1857 की क्रांति में, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। क्या रहेगा, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो 1857 में कुंवर सिंह के भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो ये किसके परिप्रेक्ष्य में हो गया, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी आपको पढ़ना है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले इसके लिए मैं बुक आपको बता दूं कि क्या बुक फॉलो करना चाहिए। यहीं पर बुक बता दूं, अलग से बुक बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आपको बुक की कंपाइलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप स्टोर मत कीजिए बुक को, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखिए बस। प्रीलिम्स और मेंस को एसोसिएट करके बुक रखिए। सिर्फ यहाँ 1 और 2 बुक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आपको ज़रूरत, लेकिन आगे बुक घटते भी हैं। कुछ वहाँ बुक जो पढ़ रहे होते हैं, ये बुक आपको मेंस में नहीं चाहिए होते हैं। अब आपको मेंस के लिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए कौन सा बुक चाहिए। स्पेक्ट्रम की 2 बुक आती है। एक तो आती है मॉडर्न हिस्ट्री, और एक बुक है गांधी, नेहरू एंड टैगोर। गांधी, नेहरू एंड टैगोर। आई होप आप पेन एंड पेपर लेके बैठे होंगे और लिख रहे होंगे। एंड टैगोर, ठीक है। गांधी, नेहरू एंड टैगोर और मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम, ये आप दोनों अगर आप बुक रखते हैं तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स में भी काम करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमें मेंस में इस पूरे स्पेक्ट्रम में, ये 2 बुक आपने लिख लिया, अब आइए हम इसमें क्या पढ़ना है उसको भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर देते हैं। क्या हमें सारी चीज़ पढ़ने हैं मेंस के लिए? तो नहीं। आपको क्या पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है इसमें एक तो वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, सबना अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, 1857 रिवोल्ट, कॉजेज, ये सारी पढ़ने डिटेल में। फिर वेस्टर्न एजुकेशन के अलावे आपको पढ़ने हैं ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है, फिर पीजेंट रिवोल्ट, और एक टॉपिक आप पढ़ सकते हैं वो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ना है, बिहार वाले बुक को आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। और मैंने बता दिया कि बिहार के लिए जो आपको बुक चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़ना है। ठीक है, बिहार स्पेशल बाई इम्तियाज़ अहमद। ये बुक अगर आपके पास है तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके यूजफुल होगा। तो ये पेपर 1 के लिए बुक्स था। आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ से पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे इतिहास से प्रश्न आते ही नहीं हैं। अगर आ भी गए एक का क्वेश्चन तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ऑप्शन होते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न को आपको करना है। इसमें क्या होता है कि आपको टोटल 8 प्रश्न करने होते हैं।
जिसमें खंड 1 से 3, खंड 2 से 3 और खंड 3 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये तो हुआ मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का। अब दूसरा जो खंड है उसमें आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के जो वर्तमान घटना है उससे प्रश्न आएगा। लाइक अभी के सिनेरियो में ले लीजिए तो इस तरह का प्रश्न मिल सकता है आपको कि कोविड-19 और इससे स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उस पर क्या असर पड़ा। ठीक है, लाइक इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। तो ये सारे प्रश्न जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र पर आधारित है। तो इसके लिए आपको एक मैगजीन फॉलो करना चाहिए या पेपर फॉलो कीजिए, पेपर का एडिटोरियल पढ़िए उसके लिए। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन कवर हो जाएगा। या आप फॉलो कर सकते हैं बीपीएससी अड्डा पर भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के प्रश्नों को अपलोड किया जाएगा और अपलोड किया जा रहा है। 66 बीपीएससी मेंस के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। या भविष्य में भी 67th बीपीएससी जो आने वाला है उसकी भी तैयारी A to Z आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी प्रयास यही है कि उस बच्चे तक पहुँचा जाए जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर कोई एक प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है कि आप अगर इसे फॉलो करते हैं देन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ प्रलोभन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना ही हमारा एक लक्ष्य है। आपका रिजल्ट हो, आप सिलेक्शन ले, यहाँ तक आपकी पहुँचाने की जिम्मेदारी बीपीएससी अड्डा की है। बीपीएससी अड्डा आपके साथ सदैव जुड़ी रहेगी। अब जो अगला सेक्शन है पार्ट 3 में इसका, वो है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन चित्रण। अर्थात इसमें क्या है, पहले क्या होता था, एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात डीआई को क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो बैंक पीओ वगैरह का एग्जाम दिए होंगे उनको तो मालूम होगा डीआई क्या होता है, और जो विद्यार्थी नहीं दिए हैं, पहली बार हैं, उनको मैं बता दूं कि डीआई के प्रश्नों में क्या होता है। बेसिकली परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी क्वेश्चन को मिला करके एक डाटा तैयार कर दिया जाता है। उससे आपको डीआई अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को आपको डील करना है, और ये काफ़ी फ्रूटफुल होता है ये सेक्शन। इसमें आपको टोटल 38 × 2 क्वेश्चन रहते हैं करने, और तो जो आपको 76 जो नंबर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अगर आपको ये सही रहता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। जैसे अन्य अगर हम नंबर लेते हैं तो मान लेते हैं 38 है तो उसमें हो सकता है 30 देगा, 25 देगा, इस तरह से क्वेश्चन का मार्किंग होता है। लेकिन इसमें आपको 76 का 76 मिलेगा, तो यह बेनिफिट हो जाता है आपको। मेधा सूची में आपको अगर रैंक चाहिए, एसडीएम और डीएसपी पोस्ट चाहिए, तो इसको तैयारी करना आवश्यक है। इसको तो तैयारी करके मस्ट आपको तैयारी करना है। तो ये तो रहा पेपर 1 की। तो मैंने बता दिया कि पेपर 1 के लिए आपको क्या क्या बुक्स चाहिए। बुक्स में आपको यहाँ इस सेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए था, स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री 2, स्पेक्ट्रम बाय मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम, और दूसरा गांधी, नेहरू और टैगोर का थॉट वाला बुक है, विचार वाला बुक है, तो उसको भी ले लीजिएगा। और एक है बिहार स्पेशल बाई इम्तियाज़ अहमद। ये 3 बुक यहाँ के लिए हो गए। वर्तमान घटना के लिए आप पेपर पढ़िए या कोई एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। एक अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, वो काफ़ी अच्छा बुक है। देखिए यहाँ मेरा प्रयास जो है पब्लिसिटी नहीं है, किसी बुक का पब्लिसिटी नहीं है, आपको मैं बस बता रहा हूँ कि जो मटेरियल अच्छे हैं बस उसी का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। चलिए अब पेपर 2 में हम बात कर लेते हैं। तो अब जैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में देखिए जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से रहते हैं। पेपर 1 में जो आधुनिक भारत है बिहार के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा, और उसमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास के रूप में इसको गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न होंगे। ये सारे के सारे मैं चर्चा कर दिया हूँ। इसमें कोई वैसा नहीं है जो चीज़ आपको मैं नहीं बताया हूँ। इसमें वही चर्चा किया गया है कि पटना कलम, मौर्य काल, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, इस सारे के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जो टॉपिक आपको मैं लिखवाया उसको तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा।
समान अध्ययन पेपर 2 के बारे में हम बात करें तो समान अध्ययन पेपर 2 में आपको 3 सेक्शन फिर से आ जाता है। 3 सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। तो पहला क्या था? पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, और तीसरा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका। भारत की राज्य व्यवस्था के लिए जो आपको बुक्स फॉलो करने हैं, ये भी 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो भारत की राज्य व्यवस्था के लिए जो आपको बुक फॉलो करने हैं, मात्र एक किताब, वो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, ये आपको फॉलो करने हैं। अब आगे मैं बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल के लिए आपको क्या फॉलो करने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आपको कोई किताब फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अर्थव्यवस्था के लिए जो टॉपिक हमारे चैनल पर करवाया जाता है आप उसे फॉलो कीजिए, या 2-4 क्वेश्चन हैं जिसे आपको तैयारी करना है तो आप कोई भी बुक से फॉलो करके उसे कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो आप 11th क्लास का एनसीईआरटी से इसे पढ़ लीजिए। 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो दोनों बुक है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत, इसके लिए 11th क्लास का एनसीईआरटी, और अगर आप अर्थव्यवस्था चाहिए तो आप 11th क्लास का ही एक एनसीईआरटी का बुक है उसको रखिए अपने पास में। इसके अलावा कोई मोटी मोटी बुक आपको कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे कि भाई बुक्स खरीद लो, इकोनॉमिक्स बाय रमेश सिंह या कोई और ऐसा, इतनी बुक खरीदने की आपको बीपीएससी के लिए तो खास करके आवश्यकता है ही नहीं। अगला है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो ये करंट अफेयर्स से संबंधित सारे प्रश्न आते हैं इसमें, या 1-2 प्रश्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आते हैं इसरो का, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वर्तमान में ही देख लीजिए, करंट परिप्रेक्ष्य में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न रहे, या हो सकता है कि कोई ऐसा डेवलपमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो जाए जो आपसे पूछे जाने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। तो इसको करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में ही देखिएगा। तो ये तो था पेपर 1। पेपर 2 की स्ट्रैटेजी मीन्स ऑप्शनल की मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं उसका क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर रहता है, आपको उसमें करने हैं। जो आपके इंटरव्यू सेक्शन होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है, वो क्या होता है 120 मार्क्स का होता है। तो आपको 900 प्लस 120 टोटल 1020 नंबर का मेधा सूची तैयार होगा, और इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपको पोस्ट मिलेगा वो आवंटन किया जाएगा। तो ये तो थे कुछ जो ज़रूरी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और बुक्स। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अब क्या करना है, आपको क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अर्थात इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बताता हूं, कुछ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि देखिए, अगर आप अपनी एग्ज़ाम की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको एक सही तरीका दीजिए। सही तरीका देना बहुत ज़रूरी है। बिना गाइडेंस और बिना लक्ष्य का तैयारी ना करें। गाइडेंस और लक्ष्य कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार किसी चीज़ों का निर्धारण कर लेते हैं तो उसको सही दिशा दीजिए। अर्थात एक बार मैं संक्षिप्त में बोल दूं, आपको ज़्यादा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, खास करके बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए। आपको क्या करना है, बस बहुत सिंपल इसकी स्ट्रैटेजी है। 2-3 स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको दिमाग में रखिए। आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। पहला चीज़, आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहला सिलेबस, दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक, और तीसरा क्वेश्चन बैंक। ये 3 चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपके पास। और चौथा मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ तो बता दिया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक और 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट, ओनली 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट। इन 3 रिसोर्सेज के होने के बाद आपके पास जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टडी का, आपके पास मात्र 5 से 6 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है, डेली कंटिन्यूटी रहती है आपकी 5 से 6 घंटा, आपका रिजल्ट हो जाएगा।
एक बुक है आपका और इसका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। एक बुक को आप टारगेट करके रखिए कि 3 से 4 बार आप पढ़ चुके हों, तब आपका जो पिक्चर है एकदम क्लियर रहेगा। अगर आप इतना करते हैं तो इसके अलावा किसी से भी आपको कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा ग्रुप रखिए, स्मॉल ग्रुप रखिए, जिसमें 4 से 5 बच्चे से ज़्यादा मत रखिए। इतना बच्चे होते हैं, आप तैयारी कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसको आपका रिजल्ट तय है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप हमारी कही हुई बातें आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।